Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about the Nari Adalats. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो नारी अदालत का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, क्योंकि नारी अदालत एक मेथड है ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो समझते हैं क्या होता है ये एडीआर। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इट इज़ अ मेथड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बिना जुडिशरी कोर्ट कचहरी गए हुए डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के जो बाकी तरीके होते हैं उनको कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस मेथड के थ्रू सिविल रिलेटेड मैटर्स, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री या फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। ऑफ कोर्स जो ग्रेव क्रिमिनल मैटर्स हैं या हीनस क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। ये नहीं कि मर्डर करने के बाद आप बिना कोर्ट कचहरी या बिना कोर्ट गए हुए आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लें थ्रू एनी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सिस्टम, ऐसा नहीं हो सकता। बट फॉर सिविल मैटर्स, कॉमर्शियल मैटर्स, इंडस्ट्रियल एंड फैमिली मैटर्स, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज़ पॉसिबल, बट द कंडीशन इज़ दैट इट शुड बी नॉन एडवर्सेरियल। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड जो है वो नॉन एडवर्सेरियल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों ही पार्टीज़, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, दोनों ही अग्री करने चाहिए, और दोनों जब अग्री करेंगे तभी जा कर के ये मामला फाइनली रिजॉल्व होगा। दैट मीन्स द मेथड शुड बी रिजॉल्व इन अ वेरी कोऑपरेटिव मैनर विच इज़ बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डिस्प्यूटिंग पार्टीज। इसी को कहा जा रहा नॉन एडवर्सेरियल, मीन्स द डिसीजन शुड नॉट बी एडवर्स फॉर आइदर ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टी। ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के मेथड्स हैं, इनसे फ़ायदा क्या होता है? दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन कोर्ट्स। वैसे ही हमारे कोर्ट के ऊपर बहुत सारा पेंडेंसी है, बहुत सारा बर्डन है, वो कम होता है अगर कुछ मामले जो हैं वो ऑल्टरनेट तरीके से रिजॉल्व हो जाएं। उसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ये चीपर मेथड है, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबे समय तक चलता है एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनकरेंस। स्पीडी मेथड है, एनोनिमिटी भी है, यानी कि लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करके भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कितने तरीके के ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, आर्बिट्रेशन एक एडीआर का मेथड है। आर्बिट्रेशन जिसमें दोनों ही डिस्प्यूटिंग पार्टी पहले ही फैसला कर लेती हैं कि हम एक थर्ड पार्टी को बुलाएंगे जो हमारे बीच के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। उस पार्टी को हम लोग कहेंगे आर्बिट्रेटर। दैट इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट, और उसका फैसला हम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा। यानी कि दोनों ही डिस्प्यूटिंग पार्टी पहले ही जब मान लेती हैं कि जो आर्बिट्रेटर है उसका फैसला हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, तो इस पूरे मेथड को कहा जाएगा आर्बिट्रेशन मेथड। जबकि इससे थोड़ा अलग है कॉन्सिलिएशन मेथड। जब दो डिस्प्यूटिंग पार्टी आपस में फैसला करती हैं कि लेट अस अपॉइंट सम थर्ड पार्टी फॉर रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट, लेकिन द डिसीजन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन अस। हम में से कोई भी पार्टी इस डिसीजन को मानने से इनकार कर सकता है। तो ये है अंतर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में। आर्बिट्रेशन में द डिसीजन इज बाइंडिंग, और इन कंसिलिएशन इट इज़ नॉट। इम्पार्शियल थर्ड पार्टी नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर। अब मेडिएशन देखते हैं। एक और तरीका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है, उसको हम लोग कहते हैं मेडिएशन। मेडिएशन में कैसा है, दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी एक मेडिएटर को अपॉइंट करते हैं। मेडिएटर इन दोनों के बीच में डिस्कशन या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, बट मेडिएटर जो है वो कोई फैसला नहीं सुनाता है। सो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में फैसला सुनाया जाता है। आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग तरीके से, कंसिलिएशन में नॉन बाइंडिंग तरीके से। मेडिएटर जो होता है वो कोई फैसला नहीं सुनाता है और दोनों ही पार्टीज़ को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक और तरीका है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, उसको हम लोग कहते हैं लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या होता है? जो छोटे छोटे पेटी इशूज़ हैं, सिविल मैटर्स,
या छोटे छोटे क्रिमिनल मैटर्स भी, पेटी क्रिमिनल इश्यूज, उनमें कैसा है, मतलब आप कह सकते हैं बेसिकली सिविल मैटर्स के लिए ही है। क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो कॉस्ट ऑफ जस्टिस है दैट नेचुरली इज़ वेरी हाई। व्हाट डू आई मीन बाय द कॉस्ट ऑफ जस्टिस बीइंग हाई? इससे मतलब है कि अगर आप कोर्ट्स में जाते हैं किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के, तो लंबे समय तक केस चलता है, लॉयर का फीस वगैरह देना पड़ता है, दैट मेक्स जस्टिस ए कॉस्टली कमोडिटी। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A में कहता है कि द गवर्नमेंट या द स्टेट मस्ट इंश्योर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शन एंड इट मस्ट इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। अब मुद्दा ये है, ये जो आर्टिकल है दैट वाज इंसर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बट मुद्दा ये है कि जब तक ये कॉस्टली अफेयर रहेगा लिटिगेशन प्रोसेस इन द कोर्ट्स, तब तक आर्टिकल 39A विल रिमेन डिफीटेड। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। जब तक कोर्ट्स में जाकर के केस लड़ना इतना महंगा है, टाइम टेकिंग है, तब तक आर्टिकल 39A में जो डायरेक्टिव्स दिया गया है स्टेट को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना है पुअर को एंड जस्टिस फॉर ऑल, बोथ दीज प्रोविजंस वे आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। तो आर्टिकल 39A को इंश्योर कराने के लिए भारत सरकार लेकर के आई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत लोक अदालत लगाए जाते हैं। देखिए, इंडियन जुडिशरी के अंदर जो पेंडेंसी के प्रॉब्लम हैं, केसेस के पेंडेंसी के प्रॉब्लम हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने एक टर्म इस्तेमाल किया था, तारीख पे तारीख प्रॉब्लम, कि इंडियन जुडिशरी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। तो ये आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, चूँकि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, यू कैन कोट इट। तो in order to ensure speedy and cheap delivery of justice, लोक अदालत बनाए गए as a result of a law, Legal Service Authorities Act of 1987. तो लोक अदालत mainly act as a civil court, as I said, right? It takes up civil matters like lending of petty money, petty land dispute. तो मेनली सिविल इशूज़ को ही लेगा, और बहुत छोटे अगर कोई क्रिमिनल इशूज़ हैं तो ले सकता है, लेकिन ग्रेव क्रिमिनल इशूज़ या फिर हीनस क्रिमिनल इशूज़ नहीं ले सकता लोक अदालत। एंड एन अवार्ड पास्ड बाय लोक अदालत इज़ फाइनल एंड नो अपील इज़ मेंटेनेबल फ्रॉम इट, यानी कि लोक अदालत का फैसला जो होगा वो फाइनल होगा। तो क्या किया जाता है लोक अदालत एक्ट के अंतर्गत कि गांव के लेवल पे, छोटे छोटे कस्बों के लेवल पे महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार लोक अदालत लगाई जाती है, जहाँ पे गांव से रिलेटेड जो छोटे मोटे केसेस हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है देन एंड देयर इटसेल्फ, एकदम ऑन स्पॉट फैसला लिया जाता है ताकि अननेसेसरी पेंडेंसी ऑफ केसेस ना हो जुडिशरी में। एक और बात कही जाती है, काफ़ी क्लिशे है बट येट इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस कि जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड। तो जब तक छोटे छोटे केसेस भी टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व नहीं किए जाएंगे, तब तक अगर लंबे समय के बाद अगर फैसला होता भी है तो दैट जस्टिस इज़ नॉट जस्टिस इन ट्रू सेंस। इसी कारणों से लोक अदालत या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स बनाए गए हैं। तो फीचर्स ऑफ लोक अदालत एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स या मेंस में काम आ सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम विच हेल्प्स इन अटेनिंग जस्टिस इन अ चीपर एंड स्पीडी मैनर। इट इज़ इकोनॉमिकल क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगता है और आपको लॉयर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप लॉयर रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे। तो ये सब तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स थे ही, जैसे कि आर्बिट्रेशन का मेथड है हमारे देश में, कंसिलिएशन का है, मेडिएशन का है, लोक अदालत एज पर दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब एक नया प्रोविज़न लाया गया है भारत सरकार द्वारा, नारी अदालत। ये नारी अदालत के अंतर्गत वुमन ओनली कोर्ट्स लगाए जाएंगे एट विलेज लेवल, विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। और ये जो नारी अदालत है दैट विल टेक केसेस रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स,
बेसिकली नारी अदालत विल हेल्प इन काउंटरिंग द एक्सेसिव पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़। तो जो भी इस तरह के केसेस हैं जिसमें वीमेन के खिलाफ इनजस्टिस होता है, उन केसेस को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करके वीमेन को जस्टिस दिलाने की कोशिश की जाएगी बाय नारी अदालत। दिस स्कीम ऑफ नारी अदालत विल बी रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो नारी अदालत का स्कीम है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर मिशन शक्ति स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिशन शक्ति जो स्कीम है उसके अंतर्गत दो कंपोनेंट है, संबल विच इज़ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड सामर्थ्य विच इज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो संबल कंपोनेंट के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है नारी अदालत। मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल कंपोनेंट है, संबल कंपोनेंट के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है द नारी अदालत्स। अभी नारी अदालत को 50 विलेजेज में स्टार्ट किया जा रहा है ऑन पायलट बेसिस, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस आप कह सकते हैं। ये जो 50 विलेजेज हैं ये चुने जाएंगे, 50 विलेज आसाम से और 50 विलेज जम्मू कश्मीर से, ऐसे चुने जाएंगे। 6 महीने के लिए इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रन किया जाएगा और उसके बाद इसको बाकी पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। नारी अदालत का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो एक नारी अदालत के अंदर 7 से 9 मेंबर्स तक होंगी जो फैसला सुनाएंगी और इनको कहा जाएगा न्याय सखीज, लीगल फ्रेंड्स। हाफ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स विल बी the members of Gram Panchayat, while remaining half of the women will be women of social standing like teachers, doctor and social worker. The head of the Nyay Adalat will be known as Mukhya Nyay Sakhi, who will be chosen amongst the other Nyay Sakhis by the Nyay Sakhis, यानी कि जो 7 या 9 न्याय सखी हैं उनमें से किसी एक को मिल करके चुना जाएगा आज मुख्य न्याय सखी। देखिए नारी अदालत अभी तो इसका कोई स्टैच्यूटरी बेसिस नहीं है, जैसे लोक अदालत का स्टैच्यूटरी बेसिस था, नारी अदालत का कोई स्टैच्यूटरी बेसिस तो अभी नहीं है। येट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नारी अदालत विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड एड्रेसिंग द इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। एट द सेम टाइम नारी अदालत का काम होगा रूरल एरियाज़ में भारत सरकार के जो भी स्कीम्स हैं फॉर वीमेन एम्पावरमेंट उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना और विमेन का ओपिनियन फीडबैक के तौर पे लेना, ताकि भारत सरकार जो भी स्कीम बनाए उसकी इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा मजबूत हो। तो ये सब फ़ायदे होंगे नारी अदालत से। देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन। सिविल मैटर्स इसमें मेनली लिया जाता है, नॉट मैटर्स रिलेटेड टू ग्रेव क्राइम्स। क्या तरीके हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के? आर्बिट्रेशन का तरीका जिसमें फ़ैसला बाइंडिंग होता है, कंसिलिएशन जिसमें फ़ैसला नॉन बाइंडिंग होता है, मीडिएशन वेयर नो वर्डिक्ट इज़ गिवन, ओनली द थर्ड पार्टी हेल्प्स इन डिस्कशन बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टी, एंड लोक अदालत। बेनिफिट क्या है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का? लो कॉस्ट है, स्पीडी रिट्रेशल है एंड रिड्यूसेस बर्डन ऑन जुडिशियरी। As we all know कि इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2018। करंट न्यूज़ है नारी अदालत लाया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विच विल एम एट काउंटरिंग पैट्रियार्की एंड addressing the cases of domestic violence and property rights against women. It is under Sambal component of Mission Shakti. Members will be elected member of Gram Panchayat and women of social standing. तो इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का मेंस क्वेश्चन भी हो सकता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू एंश्योर स्पीडी एंड चीप जस्टिस। तो ये आंसर आप पढ़ सकते हैं एक हिंट्स के तौर पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रॉब्लम विथ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially from the subtopic infrastructure. देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं? दोज व्हीकल्स दैट डिराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम रिचार्जेबल बैटरी, नॉट फ्रॉम एनी इंटरनल कंबशन इंजन। तो नॉर्मली जो हम लोग पेट्रोल या डीजल वाली कार चलाते हैं उसमें कंबशन इंजन लगा होता है जिसके अंदर फ्यूल को बर्न करके कंबशन मेथड से एनर्जी रिलीज़ की जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ कोर्स विल यूज रिचार्जेबल बैटरीज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बीइंग सीन एज फ्यूचर because it will be very instrumental in attaining the goal of net zero. Net zero, I hope you understand,
कोई भी देश जितना भी कार्बन या रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करेगा उतना वो एब्जॉर्ब भी करे, तो उसको कहा जाता है नेट जीरो, यानी कि ओवरऑल वो एटमॉस्फेयर में कोई भी कार्बन या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस इमिट ना करे, वैसे स्टेट को कहा जाता है नेट जीरो। नेट जीरो से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो APSC मेंस एग्जाम हुआ उसमें भी सवाल आया था। तो भारत सरकार का गोल है, टारगेट है पंचामृत स्ट्रैटेजी के अंदर नेट जीरो अटेन करना। तो नेट जीरो अटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा ज़्यादा डिप्लॉय करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस कारण से इट इज़ बीइंग सेड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फ्यूचर। और भी कई सारे फ़ायदे हैं, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई इमिशन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बिकम चीपर, so the data could be mugged up. For example, fuel cost for electric vehicle is about 80 paisa per kilometer, which is somewhere close to 7 to 8 rupees per kilometer for any petrol based vehicle, and it will also reduce India's excessive dependence on import of crude oil for meeting its energy requirement. आपको पता है कि हमारा 80% तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑफ क्रूड ऑयल दैट इज़ मेड थ्रू इम्पोर्ट, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी उस पर बहुत खर्च होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर पाएँ तो इम्पोर्ट बिल भी कम होगा क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया, तो कंपनीज लाइक अमेजन, स्विगी, जोमेटो are deploying electric vehicles for delivery purposes. Car manufacturers like Mahindra are partnering with consumers like Ola, and Tata Motors is partnering with Blue Smart Mobility. तो ये सब हो रहा है, अलग अलग जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं महिंद्रा या टाटा जैसे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग इस फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक साइड में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ फ्यूचर फॉर इंडियन इकोनॉमी, बट ऑन द अदर साइड देयर आर मेनी हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट डिप्लॉइंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. Norway and China have been world leader in electric vehicles, but it will be difficult for India to replicate their success in India region. क्या क्या कारण हैं इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट के हर्डल बनने के पीछे. सबसे पहला कारण है अपफ्रंट सब्सिडी. देखिए, नॉर्वे या चाइना, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया है, अलग अलग तरीके से सब्सिडी दिया है नॉर्वे और चाइना ने, तब जाकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी पॉपुलर हुई है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्ड टैक्सेस, टैक्स को ख़त्म कर दिया जो कि बाकी पेट्रोल या डीजल वाली कार्स पे लगते हैं. उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स को अलाउ बहुत सारे बेनिफिट्स की, दे कैन रन इन बस लेन्स, टोल रोड पे उन पे टोल माफ़ कर दिया, पार्किंग लॉट्स में पार्किंग फ्री कर दिया. तो बहुत सारे तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स दिए हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंडिया, भारत सरकार भी कई सारे सब्सिडी रेजीम्स लेकर के आ रही है फॉर प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल. दिक्कत कहाँ है उसमें? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल या किसी भी तरीके का फोर व्हीलर खरीदता कौन है? अपर मिडिल क्लास. और अपर मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा सब्सिडी देना इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज़ सच ए ह्यूज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. 23 करोड़ लोग पुअर हैं और उसमें अपर मिडिल क्लास को हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे. दिस प्रॉब्लम इज़ गिवन द नेम ऑफ बाउंटीज टू वेल ऑफ बाय इकोनॉमिक सर्वे 2015-16. जब आप अमीर लोगों को सब्सिडी देना शुरू कर देते, भाई कार कौन खरीद रहा है? जो अमीर है, एक तरीके से अपर मिडिल क्लास में है, आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं कि आपको पार्किंग लॉट में फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, टोल फ्री कर दिया. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ बाउंटीज टू वेल ऑफ, एंड देर आर मैनी सच एग्जाम्पल्स. जैसे स्लीपर क्लास के जो टिकट्स हैं या एसी क्लास के जो टिकट्स हैं ट्रेन के, वो सब्सिडाइज हैं. एसी में या स्लीपर में रिलेटिवली रिच आदमी ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि सच में जो गरीब है वो जनरल में ट्रैवल कर रहा है. तो देयर आर मैनी सच एग्जांपल्स. एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि हवाई जहाज़ का जो फ्यूल है उसमें कुछ हद तक सब्सिडी है. सो हवाई जहाज़ में कौन ट्रैवल करता है? तो बाउंटीज टू वेल ऑफ इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अगर भारत सरकार चाइना या नॉर्वे जैसी सब्सिडी देती है तो दैट विल बिकम अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाउंटीज टू वेल ऑफ. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग नेटवर्क. देखिए, भारत सरकार हमारे देश के अंदर
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दे रही है, टैक्स कट दे रही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जाएगा, जब तक उस पर खर्च नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कैन नॉट ग्रो। सो वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस के हिसाब से जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसके बजाय अगर हम भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी उतना ही टैक्स कलेक्ट करती जैसे कि वो नॉर्मल बाकी पेट्रोल वाले कार पे टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन उस पैसे का अगर इस्तेमाल वो करती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, तो 4 से 7 गुना तक ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिप्लॉयमेंट होता। ये एक वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस से पता चल रहा है कि आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना होगा, ना कि सिर्फ टैक्स कट या सब्सिडी देने से ऐसा होगा। करेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इंडिया में लगभग 1 मिलियन के आसपास है, यानी कि 10 लाख गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की हैं। लेकिन उम्मीद है कि दिस 1 मिलियन विल राइज टू अबाउट 50 मिलियन बाय 2030, और उसके लिए हमें कम से कम 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश में। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू सी, हम लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली completely because there is no emission directly happening to electric cars, बट इनको चार्ज करने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है वो भी तो देखना होगा। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, देन दिस इज़ नॉट अ प्योरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि अल्टीमेटली इफ़ यू सी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने क्या किया, कोल जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, उस इलेक्ट्रिसिटी से आपने बैटरी चार्ज किया और उससे आप ये कार रन कर रहे हैं। इससे अच्छा आप पेट्रोल ही जला लेते, कोल बर्न करके आप इनने इमिशन किया, यहाँ पे आप पेट्रोल जला करके इमिशन करते, मोर और लेस एक ही बातें होती। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली ओनली व्हेन the electricity used for charging is also renewable, which is true in case of Norway, where 99% of the electricity is coming from hydroelectric power, but it is not true in case of India, because most of the energy is most of the electricity is largely coming from coal fired thermal plants. उसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे देश में, हमने पहले ही देखा, और कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 200 से 250 किलोमीटर तक का उसका रेंज है। अगर प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट कभी भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा। ऊपर से स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो प्राइवेट लाइट ड्यूटी चार्जर होता है घरों में, उसको इस्तेमाल करके अगर हम लोग कार का चार्जिंग करें तो उसमें 12 घंटे तक का समय लग जाता है। दैट इज़ वेरी हाई। लॉजिस्टिकल चैलेंज है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। लॉजिस्टिकल चैलेंज यानी कि सेमीकंडक्टर एंड बैटरीज का प्रोडक्शन कम है। चाइना उसमें वर्ल्ड लीडर है। हमारे देश में हाल फिलहाल में लिथियम मिला ज़रूर है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी उस लिथियम के बेसिस पे उसको पूरी तरह से कॉमर्शलाइज करके लिथियम बेस्ड बैटरी बनाना, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV इंपॉर्टेंट फॉर अटेनिंग गोल ऑफ नेट जीरो। बेनिफिट क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट बिल, 80% ऑफ क्रूड ऑयल इज मेड थ्रू इम्पोर्ट्स। नॉर्वे एंड चाइना आर ग्लोबल लीडर। नॉर्वे या चाइना ग्लोबल लीडर बने बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूज पब्लिक सब्सिडी। बट चैलेंजेस क्या है, सब्सिडी अगर हम देते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो दैट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ बाउंटीज टू वेल ऑफ लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कारण से ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं रहा है, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि बिना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट नहीं डेवलप होगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल मेनली फॉसिल बेस्ड, लो डेंसिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो चार्जिंग, लॉजिस्टिकल चैलेंज एंड इशूज ऑफ unskilled workers. The next article is about possibility of deflation-led recession in China. And this topic is important in as far as general economics is concerned, and it will give some idea about Chinese economy. So it could be useful here and there in writing an answer, though you may not directly expect a question from this segment in mains at least.
तो इस आर्टिकल को करने से पहले ब्रीफली एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स को। हमने लगभग 2 वीक पहले भी ये टर्म्स देखे थे। तो डिफ्लेशन इज़ व्हेन इन्फ्लेशन इज़ इन निगेटिव, यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ने के बजाय अगर घटने लगें तो वैसे हालात को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। इट इज़ अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज़ व्हेन इन्फ्लेशन इज़ देयर बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ डिक्लाइनिंग, सो सच सिनेरियो इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। जैसे देखिए ये साइड में तो अभी भी महंगाई तो है ही, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। तो निगेटिव साइड का मतलब क्या हुआ, डिफ्लेशन, और पॉजिटिव साइड का है मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन महंगाई तो है, लेकिन अगर रेट ऑफ महंगाई गिर रहा है तो वैसे हालातों को कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। और एक होता है रिफ्लेशन, a scenario where government or central bank takes expansionary policy for revival of economy growth, but in that process the byproduct in the form of rising inflation is known as reflation। तो ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। नाउ लेट अस कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। लुक, चाइना के अंदर डिफ्लेशन के सिनेरियो देखे जा रहे हैं। हाल फिलहाल में द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वाज 0, prices of many items have started to decline, means there have been a scenario of deflation, and that has triggered a possibility of recession in China। तो वहाँ पे डिफ्लेशन है और उस कारण से पॉसिबिलिटी है कि चाइना में धीरे धीरे अब रिसेशन के माहौल बनने शुरू हो जाए। तो नॉर्मली वैसे तो हमने बेसिक इकोनॉमी क्लास में सब आराम से अच्छे से देखा हुआ है कि वाई लो इन्फ्लेशन इज़ बैड, वाई डिफ्लेशन इज़ बैड फॉर एन इकोनॉमी, राइट। आपको पता है कि इंडिया का जो टारगेट है वो है 4 ± 2% एज फार एज CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज कंसर्न। बट लेट अस सी वंस अगेन कि वाई डिफ्लेशन इज़ बैड फॉर एन इकोनॉमी। जब डिफ्लेशन होता है तो प्राइसेस डू कम डाउन फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम्स। वैसे हालात में क्या होता है, पीपल स्टार्ट होल्डिंग देयर बिग एक्सपेंसेज इन होप दैट द प्राइसेस विल फर्दर गो डाउन। जब हर चीज़ का दाम गिरने लगता है डिफ्लेशन के माहौल में तो लोग जो हैं खर्च करना कम कर देते हैं इस उम्मीद में कि चलो अभी तो सामान और सस्ता हो जाएगा तो आई विल बाई इट लेटर, और सस्ता हो जाएगा आई विल बाई इट लेटर। तो डिफ्लेशन के माहौल में पीपल स्टॉप और होल्ड देयर एक्सपेंसेस, बिग एक्सपेंसेस एटलीस्ट। और जब अपने एक्सपेंसेस को वो होल्ड करना शुरू कर देते हैं तो ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन, एंड व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन, बिजनेसेस को मजबूरी में अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, कुछ सप्लाई कम करना होगा। और जब सप्लाई कम करेंगे बिजनेसेस तो इकोनॉमी ग्रोथ कम होगा, इकोनॉमी ग्रोथ कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा, दैट विल लीड टू डिफ्लेशन लेड रिसेशन। ऐसे ही हालात कुछ बन रहे हैं चाइना में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना की सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्यों नहीं अपना रही है फॉर सच सिनेरियो, व्हाई चाइनीज गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। जब इसी तरीके का स्लोडाउन का माहौल 2009 में बना था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना में भी इकोनॉमिक क्राइसिस के माहौल बने थे 2009 में, उस टाइम में चाइना की सरकार ने $550 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस लिया था। $550 बिलियन, मतलब अन अमाउंट्स दैट इज समवेयर क्लोज टू इंडिया फॉरेक्स रिजर्व। बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लिया था उन्होंने 2009 में। सवाल ये कि अब क्यों नहीं ले रहे हैं इतना बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। उसके पीछे बड़ा कारण है कि चाइना की सरकार के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। द पब्लिक डेट इज़ क्वाइट हाई, उनकी बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, एंड पब्लिक डेट इज समवेयर क्लोज टू $51.9 ट्रिलियन, विच इज़ अबाउट 3 times of their GDP size, and that makes it impossible or very difficult for Chinese government to further borrow and go for expansionary fiscal policy or fiscal stimulus। तो अभी के हालात जो हैं चाइना के थोड़े से बदले हुए हैं। It is not in a similar situation where it was in 2009. So it is going to be difficult for China to tackle the problem of recession. On one side, deflation-led recession is there. On the other side, their debt to GDP ratio is quite high. So Chinese economy is also under some huge stress. स्टेट ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, डिफ्लेशन लेड थ्रेट ऑफ रिसेशन वहाँ देखा जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, तो वहाँ पे डिफ्लेशन आया और दैट इज़ नाउ फोर्सिंग पीपल टू होल्ड देयर एक्सपेंडिचर्स एंड दैट इज़ लीडिंग टू रिसेशन। अभी ऐसे हालात में चाइना सरकार का लिमिटेड फिस्कल स्पेस है फॉर स्टिमुलस पैकेज। ऐसा क्यों, यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं अपना पा रही है। उसके पीछे कारण है ह्यूज पब्लिक डेट टू GDP रेशियो। उनका पब्लिक डेट इज समवेयर क्लोज टू 52 ट्रिलियन, विच इज 3 times द साइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टर्टल्स फॉर क्लीन अप ऑफ गंगा, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने
नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा टर्टल्स गंगा नदी में रिलीज किए हैं विद अ होप ऑफ क्लीनिंग गंगा रिवर। ये जो टर्टल्स हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन सेंटर इन वाराणसी एंड रिलीज इनटू गंगा रिवर अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर क्लीन अप ऑफ गंगा रिवर। टर्टल से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, टर्टल्स हेल्प इन इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी बिकॉज दे फीड ऑन मीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द रिवर। तो ओवरऑल जब टर्टल वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं तो इससे रिवर की जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कम हो जाता है। फीकल कंटेंट जो है रिवर के अंदर वो कम हो जाता है। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई सारे जगहों पे देखा कि नेचुरल तरीके से जहाँ टर्टल ज़्यादा हैं वहाँ पे जो रिवर का पानी है दैट इज़ हैविंग बेदिंग क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी है, नहाने लायक क्वालिटी है बिकॉज ऑफ लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड लेस फीकल कंटेंट। तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार ने फैसला किया कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत टर्टल्स को रिलीज़ किया जाएगा गंगा रिवर में फॉर क्लीन अप ऑफ गंगा रिवर। तो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कम हो जा रहा है आफ्टर रिलीज ऑफ टर्टल्स, वो ज़रा देखते हैं। देखिए, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर अगर ऑर्गेनिक कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, तो उसका ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। देखिए, ये पानी है, इस पानी के अंदर इमेजिन कीजिए कि एक भी बैक्टीरिया नहीं है, तो नो बैक्टीरिया नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, द मोर विल बी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड means the water is polluted, lesser biological oxygen demand means water is clean। तो कछुओं को छोड़ने से, टर्टल्स को छोड़ने से वो सारे जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह हैं वो खा जाते हैं, इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, दैट इज हेल्पिंग इन क्लीन अप ऑफ रिवर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें आंसर होगा 3 ओनली, क्योंकि सीड्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर प्लांट्स वैरायटी एंड फार्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड है हमारे देश में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ही काम करती है। मतलब ये टेलीकॉम अथॉरिटी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, राइट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूछा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों ही सही है, एंड दैट इज़ वाई करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। सॉरी फॉर मेकिंग सिंपल थिंग कॉम्प्लेक्स। सवाल पूछा है इनकरेक्ट क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी डी। और इंडियन राइनो विजन से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि काजीरंगा में राइनोस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पौबीतोरा में डेंसिटी ज़्यादा है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पूछा है नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।